जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल स्पेशल 2026 के लिए 25 प्रश्नों का मॉक टेस्ट। तो आज के मॉक टेस्ट में कौन कौन से प्रश्न शामिल हैं उनकी बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया गुप्त वंश के किस शासक को उसकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है। तो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में जो भी युद्ध लड़े उसमें कभी उसने हार का सामना नहीं किया। इसीलिए उसकी इस विजय गाथा को देखकर जो बिसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं, बिसेंट स्मिथ, इन्होंने भारत का नेपोलियन इनको कहा है। तो ये आप ध्यान रखना, भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, समुद्रगुप्त जो है ना, ये लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है इसको, लिच्छवी दोहित्र। ठीक है, लिच्छवी की जो राजकुमारी है उसके गर्भ से इसका जन्म हुआ है, तो लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया। साथ साथ समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया है। तो समुद्रगुप्त जो है एक संगीत प्रेमी राजा है। ठीक है, और इसको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, याद रखना, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने किस उत्तर भारतीय राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो हुएनसांग जो भारत आया था, ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग भारत आता है। और ये कहाँ पर पढ़ता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया, बौद्ध धर्म ग्रंथों का, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, और मैं बता दूँ, हुएनसांग ने अपनी यात्रा का जो वर्णन है ना, वो कौन से ग्रंथ में किया है? तो हुएनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है वो सी यू की कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सी यू की एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें तत्कालीन भारत की जो परिस्थिति थी, जो स्थिति, राजनीति थी, जो भौगोलिक चीज़ें थी, उन सब का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। तो हुएनसांग के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है सी यू की। और हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं हर्षवर्धन जो है ये कौन से वंश का राजा है, तो अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि हर्षवर्धन किस वंश का राजा था, तो कमेंट में लिख के बताइए इसका वंश क्या था। हर्षवर्धन का पुष्यभूति वंश था या वर्धन वंश है, कौन सा वंश है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1916 के लखनऊ समझौते का मुख्य परिणाम क्या था? दोस्तों, आपको पता है कि कांग्रेस का जो लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, उसका परिणाम क्या निकला? तो उसका परिणाम ये निकला कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर आए। ठीक है, मुस्लिम लीग के बीच और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस के जो दो दल अलग हुए थे, नरम दल और गरम दल, वो भी फिर से एक हो गए और ये सभी लोग फिर भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए काम करने लगे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। कांग्रेस के जो दो पक्ष थे, नरम दल और गरम दल, उन दोनों के बीच भी समझौता हो गया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं, इस समझौते में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये जरूर आप ध्यान रखना, लखनऊ पैक्ट जो हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, ये लखनऊ पैक्ट के अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो सरोजिनी नायडू हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कहा है। किसको कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को और जिन्ना को मेनली कहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। किसने कहा था? तो आपका जवाब होगा सरोजिनी नायडू ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था, तब ये कहा गया था। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा है कर्क रेखा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे पश्चिम से जाने तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद में झारखंड के बाद में आपका वेस्ट बंगाल के बाद में आपका त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और मैं आपको बता दूं, माही नदी इस रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी
इस रेखा का 2 बार काटती है। आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न क्या कहता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है? तो आपको बताना है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है आपका अनाईमुड़ी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी जो है ना, ये इडुक्की ज़िले में आती है, इडुक्की। और इडुक्की जो ज़िला है ना, ये केरल का ज़िला है। तो केरल में स्थित है अनाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये आप ध्यान रखना। और इसकी ऊंचाई अगर आपके एग्जाम में पूछी जाए तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। अनाईमुड़ी जो चोटी है ना, ये पश्चिमी घाट पर आती है, ये भी आप ध्यान रखना। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो आप सभी जानते हैं, भारत में जो एक ही राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरता है, वो है आपका त्रिपुरा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखना, त्रिपुरा भारत का इकलौता राज्य है जो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और त्रिपुरा के 2 डांस मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। एक क्या होता है, गरिया नृत्य, एक है आपका होजागिरी, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, होजागिरी। और दूसरा मैं आपको बता दूं बीजू। तो बीजू नृत्य भी आपका त्रिपुरा का है। तो ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। और त्रिपुरा का एक त्यौहार बड़ा फेमस है, खर्ची पूजा। ये 14 देवी देवताओं का त्यौहार माना जाता है। तो खर्ची पूजा त्यौहार भी आप याद रखना, त्रिपुरा का ही त्यौहार है। ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत और बांग्लादेश की सीमा में जो एक राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, वो है आपका त्रिपुरा। क्लियर, याद रखना। और भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई 4096.6 किलोमीटर है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण है? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किस में लिखा गया है? सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 21 ये घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता जो है वो विधिक अधिकार के अनुसार उसकी प्रतिस्थापित है। ये आप ध्यान रखना। तो जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं, आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 21 निलंबित नहीं हो सकता। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा गया आपका अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है ये संविधान का हृदय और आत्मा है, ये कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने। और इसमें कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकार आपके छीने जाते हैं तो आप सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया था जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण, वो आर्टिकल 21 में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन, अपर हाउस कहा गया है राज्यसभा को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, राज्यसभा। ठीक है। आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। राज्यसभा जो है इसके सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भी आप ध्यान रखना। और भारतीय संविधान में जो चौथी अनुसूची है ना, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा भी लिखा गया है। तो ये आप ध्यान रखना, चौथी अनुसूची ये राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है, सीटों का जो आवंटन है। क्लियर, याद रखना। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्लियर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो उच्च सदन कौन सा है? वो है राज्यसभा। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? तो आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो उसके अनुसार होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी। और मैं आपको बता दूं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अभी कौन है हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त? तो एक पागल टाइप आदमी है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, मूर्ख है, आप याद रखना, ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? दोस्तों, स्टैगफ्लेशन की हम बात करें तो एक ऐसी आर्थिक स्थिति है
जिसमें बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होती है और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो आप बता सकते हैं कि एक ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें बहुत ज़्यादा महंगाई की दर उच्च हो, बेरोज़गारी उच्च हो और जो आर्थिक विकास है वो उसकी दर धीमी हो जाए, तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ये बहुत आता है एग्जाम में, स्टैगफ्लेशन, आप याद रखना। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो हमको प्रश्न में पूछा गया है मौद्रिक नीति का जो संचालन है वो किसके द्वारा होता है। देखो, मौद्रिक नीति मतलब जो मुद्रा से जुड़ी हुई नीति है, और भारत में मुद्रा को रेगुलेट करने का काम किसका है? तो आप बता सकते हैं कि मुद्रा रेगुलेट करता है आरबीआई। तो भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और मौद्रिक नीति जो आती है भारत में वो एक साल में 6 बार आती है। क्यों? क्योंकि ये बाई मंथली होती है, हर 2 महीने पे ये जो पॉलिसी है वो चेंज होती है, आप ध्यान रखना। और आरबीआई जो है ना, ये बना था 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को बना। और इसकी स्थापना जो हुई आरबीआई की वो कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता। और हिल्टन यंग आयोग बना था, उसकी सिफारिश पर ये जो आरबीआई है ये बना था, हिल्टन यंग आयोग। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आरबीआई जो है ना, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो मुंबई में है, ये भी आप ध्यान रखना। तो मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। एक आपसे पूछेगा राजकोषीय नीति कौन बनाता है? अगर आपसे पूछे कि राजकोषीय नीति अर्थात फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, तो वो बनाता है आपका वित्त मंत्रालय, जबकि मौद्रिक नीति बनाता है आरबीआई। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? तो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। भारत ने जो जीएसटी मॉडल लिया वो कनाडा का मॉडल लिया है। दुनिया का पहला देश था आपका फ्रांस जिसने जीएसटी को लागू किया था, ठीक है। जीएसटी आपका एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, गरीबों पर मार झेलने के लिए ये लाया गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, जीएसटी 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न, पादप कोशिकाओं में रसोई घर अर्थात किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? जहाँ भोजन का निर्माण होता है। तो आप जानते हैं पौधे में जो खाना बनता है वो किस में बनता है? तो आप बताएंगे वो बनता है हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में बनता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और क्लोरोप्लास्ट को ही किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, पादपों का रसोई घर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और पौधों में जो भोजन बनता है वो किस क्रिया के द्वारा बनता है? तो वह है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधों में खाने का निर्माण होता है, आप याद रखना, फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो आप जानते हैं जो फल होते हैं वो पेड़ पे ही पकने लगते हैं, कौन सा हार्मोन है? वो है आपका एथिलीन हार्मोन। दुनिया का एकमात्र गैसियस हार्मोन है, ये भी आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया में एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा है? वो है एथिलीन हार्मोन। और ये फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए जिम्मेदार होता है, एथिलीन हार्मोन। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, पौधों में परागण और निषेचन की क्रिया के बाद अंडाशय किस संरचना में विकसित होता है? देखो, जब पौधे सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो वो जो क्रिया है उसको बोलते हैं हम ये पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बनती है, और ओवरी जब राइपन हो जाती है ना, जो परिपक्व हो जाती है, वो फल का रूप ले लेती है। तो ये आप ध्यान रखना, जो मैक्सिमम फल होते हैं वो आपके ओवरी से विकसित होते हैं, ओवरी मतलब अंडाशय से विकसित होते हैं, पौधों में भी ओवरी होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे फल भी हैं जो ओवरी से विकसित नहीं होते, जैसे आपका सेब हो गया, एप्पल हो गया आपका, जैसे आपका कैजी हो गया, काजू आपका ओवरी से विकसित नहीं होता, नाशपाती हो गई आपकी। ये लोग मतलब ये जो फल हैं वो पुष्पांशन से विकसित होते हैं, और इनको बोलते हैं असत्य फल, झूठे फल जिसको कहा जाता है ना, फॉल्स फ्रूट। क्लियर, याद रखना। तो कभी क्वेश्चन आए कि जो फल होते हैं वो किससे विकसित होते हैं, तो आप बताएंगे ओवरी से विकसित होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला मुख्य पिगमेंट कौन सा है? तो आप जानते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होता है, ठीक है, याद रखना, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को सोख लेता है और शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। तो इसका मेन काम यही है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स
और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों ही हड्डियों के रोग होते हैं और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये रोग हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस सोखने में मदद भी करता है ये विटामिन। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, जिसके कारण बच्चों में रिकेट्स हो जाएगा और ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। और विटामिन डी जो है ना, ये सूर्य की रोशनी से, सनसाइन जो होता है, सूर्य की रोशनी से हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सनसाइन विटामिन, विटामिन डी। और इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में कुल चैम्बर होते हैं 4। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। देखो, मनुष्य और स्तनधारी और पक्षी, कौन क्या क्या बताएं? मानव, स्तनधारी, जितने भी मैमल्स होते हैं और जितने भी पक्षी होते हैं, एबीज जिसको कहा जाता है पक्षी, तो इनमें 4 चैम्बर होते हैं हृदय में। ठीक है, इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 आपके निलय होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मानव हृदय में जो धड़कन है वो 1 सेकंड में कितना टाइम लेती है? तो एक धड़कन बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये भी आप ध्यान रखना। और हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये भी आप ध्यान रखना। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन है। और ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि मानव हृदय जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कथक शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र या राज्य से संबंधित है? तो कथक आप जानते हैं उत्तर भारत में विकसित हुआ है, मेनली उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। और मैं आपको बता दूं, कथक जो नृत्य है ना, इसका अर्थ क्या है? कथक मतलब, देखो, कथा प्लस क, ठीक है, तो इसमें कथा मतलब कहानी और क्या मतलब कहने वाला। जब कथक नृत्य किया जाता है तो इसमें मुंह से एक कहानी बोली जाती है, उस कहानी को मुंह से बोलते हुए नृत्य किया जाता है, कथक नृत्य है। लखनऊ घराना हो गया ना, जयपुर घराना हो गया, बनारस घराना हो गया, वो कथक के प्रमुख घराने हैं। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में अर्धवृत्ताकार संरचना क्या कहलाती है जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष रखे जाते हैं? तो आपको बताना है दोस्तों कि बौद्ध आर्किटेक्चर में एक संरचना है और कैसी है? अर्धवृत्ताकार, इस तरह की संरचना है। ठीक है, और इसमें बुद्धों के जो अवशेष हैं वो रखे जाते हैं। तो आप जानते हैं अर्धवृत्ताकार संरचना को स्तूप कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। स्तूप एक बौद्ध स्मारक होते हैं जो टीले के आकार के समान संरचना में बने होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसमें एक छोटा सा कक्ष होता है जिसमें जो अवशेष हैं बौद्धों के वो रखे जाते हैं, जैसे दांत हो गए, अस्थि हो गई, राख हो गई उनके शरीर की, वो रखी जाती है। अच्छा दोस्तों, स्तूप के ऊपर ना एक बालकनी बनी होती है इस तरह की, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हर्मिका, हर्मिका। ये देवताओं का स्थान मानी जाती है हर्मिका, ये भी आप ध्यान रखना। और स्तूप का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्तूप का प्रवेश द्वार क्या है, तो आप बताएंगे तोरण, तोरण। स्तूप का प्रवेश द्वार तोरण कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध मठ तवांग मठ स्थित है? तो तवांग मठ भारत में कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में है। और मैं आपको बता दूं, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है जो तवांग शहर में है। तवांग बौद्ध मठ, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पहले सूरज जो भारत में दिखाई देता है वो यहीं पर दिखाई देता है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का नया साल लोसर कहलाता है, ये भी आप ध्यान रखना। एक त्यौहार और होता है यहाँ पे, ड्री फेस्टिवल। एक और मनाते हैं यहाँ पे, सोलंग त्यौहार होता है, सोलंग। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। और सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में ना एक टाइगर रिजर्व पक्के, तो पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई जिसे हम हर वर्ष यूएनओ दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आप जानते हैं यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में 193 देश हैं जो यूएनओ के सदस्य देश हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। क्लियर। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। यूनिसेफ जो है ये बच्चों जो युद्ध में प्रभावित बच्चे होते हैं उनके भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए कार्य करती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना हुई थी 1946 1946 में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न, उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय स्थित है आपका ब्रुसेल्स में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, नाटो जो है वो एक पारस्परिक सैन्य संगठन है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और ये जो है वो वॉशिंगटन संधि के द्वारा स्थापित किया गया था नाटो। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। यहाँ लिखा है लंदन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कॉमनवेल्थ जो देश हैं इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय लंदन में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेरिस में आप जानते हैं यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का। अगला प्रश्न क्या कहा गया? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लियोन, फ्रांस। जेनेवा में WHO का मुख्यालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन सबका मुख्यालय जेनेवा में है। वियना में ओपेक का मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय वियना, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय भी वियना में है। ठीक है, याद रखना। तो ये था 25 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट जिसमें मैंने आपको अभ्यास कराया जीके के 25 प्रश्नों का। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है आपसे नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।